हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 कविता के बहाने। मतलब कविता के बहाने क्या कहा गया है इसमें हम ये देखेंगे। दिया हुआ है पाठ का सार। यहाँ पे हम चैप्टर के नोट्स पढ़ रहे हैं जो शॉर्ट में होते हैं। ये काफ़ी अच्छे से दिए होते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दिया है पाठ का सार। प्रस्तुत कविता में कवित्व शक्ति का वर्णन है। मतलब जो कविता हम गाते हैं उसकी क्या शक्ति होती है, कविता की अपने आप में क्या शक्ति है, उसका वर्णन किया गया है यहाँ पे। कविता चिड़िया की उड़ान की तरह कल्पना की उड़ान है। मतलब कविता क्या होती है, तो कविता को यहाँ पे कवि ने बोला कि कविता जो होती है वो चिड़िया जैसे उड़ती है, उसी तरह कविता भी कल्पना की उड़ान है। कविता में कल्पना की जाती है, लेकिन चिड़िया की उड़ने की अपनी सीमा है। मतलब जो चिड़िया होती है एक सीमा में उड़ती है, जबकि कवि अपनी कल्पना के पंख पसार कर देश और काल की सीमाओं के परे उड़ जाता है। लेकिन कवि क्या होता है, कवि क्या करता है, उसकी उड़ने की कोई सीमा नहीं है। उसकी जो कल्पना है वो अपने पंखों को पसार कर देश और काल की सीमाओं से भी बाहर निकल जाता है। आगे दिया हुआ है कि फूल कविता लिखने की प्रेरणा तो बनता है, लेकिन कविता तो बिना मुरझाए हर युग में अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। मतलब जो फूल होता है उसके ऊपर भी अगर कवि कविता लिखता है तो वो क्या होता है, फूल जो होता है कविता लिखने की प्रेरणा तो बन गया, लेकिन जो कविता है वो बिना मुरझाए हजारों युग तक उसको पढ़ा जाता है, सुना जाता है। तो इसी तरह उसको कहा गया है कि वो अपनी खुशबू बिखेरती रहती है, क्योंकि एक बार जो कविता लिख गई है उसको लोग पढ़ते रहते हैं। आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे, परसों भी पढ़ेंगे, हजारों युग तक उसे पढ़ते रहेंगे। कविता बच्चों के खेल के समान है और समय और काल की सीमाओं की परवाह किए बिना अपनी कल्पना के पंख पसार कर उड़ने की कला बच्चे भी जानते हैं। मतलब कह रहा है जो कविता है वो बच्चों के खेल, जैसे बच्चे खेलते हैं उसकी समान है, कि जो समय और काल की सीमाओं की कोई परवाह नहीं करते हैं और अब जो कल्पना है उसके पंख पसार कर उड़ने की कला। मतलब जैसे जो कल्पना होती है वो कितना भी उड़ती है, उसी तरह बच्चे भी होते हैं कि अपनी कल्पनाओं में उड़ते हैं। और बच्चे भी किसी भी समय और काल की परवाह नहीं करते हैं, बस खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं। इसी तरह कल्पना भी है, वो किसी भी चीज़ की परवाह नहीं करती है, बस दिमाग में बनती रहती है और कभी उसी को कविता के माध्यम से प्रस्तुत कर देते हैं अपनी कल्पनाओं को। दिया है मानवीय बिंबों के माध्यम से काव्य रचना प्रक्रिया को प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पे बताया गया है इस पोयम में कि जो मानव के बिंब हैं उन्हीं के माध्यम से जो काव्य रचना है उसको प्रस्तुत किया गया है। कविता में चिड़िया, फूल और बच्चे के प्रतीकों के माध्यम से, मतलब कविता में इनका उदाहरण दिया गया है कि कवि में का, फूल का और बच्चों का उदाहरण दिया गया है। इसके माध्यम से बच्चे की रचनात्मक ऊर्जा की तुलना कविता रचना से की गई है। मतलब जो बच्चों की जो रचनात्मक ऊर्जा होती है, उनके शरीर में जो एनर्जी होती है, मतलब जो किसी भी चीज़ को लेके एक उत्साह होता है, उसकी जो उसका जो तुलना है, जो उसका कंपैरिजन है वो कविता से किया गया है। चिड़िया को उड़ान, मतलब जिस तरह चिड़िया उड़ती है, फूल का विकास, उसी तरह जो फूल होता है वो भी अपनी खुशबू को बिखेरता रहता है, अपनी सीमा से बाहर होता है, आबद्ध मतलब किसी सीमा में नहीं होता है। फूल की खुशबू आपने देखी होगी, किसी सीमा में नहीं होती है, कोई लिमिट नहीं है उसकी बिखरने की। तो इस तरह इससे चिड़िया की उड़ान को फूल की खुशबू से तुलना की गई है। आगे दिया है कि परंतु कवि की कल्पना शक्ति एवं बालक के स्वप्न व ऊर्जा असीम है। मतलब कवि की जो कल्पना की जो शक्ति है और बालक के जो सपने होते हैं उसकी जो ऊर्जा है वो असीम है, उनकी कोई सीमा नहीं है। साहित्य का महत्व प्राकृतिक सौंदर्य की अपेक्षा मानव के भाव सौंदर्य की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया गया है। मतलब कि जो इस साहित्य का जो महत्व है वो क्या है, प्राकृतिक सौंदर्य की बजाय मानव के जो भाव होते हैं, जो दिल के भाव होते हैं, उनकी ज़्यादा श्रेष्ठता बताई गई है इसमें। देखिए इसी के आगे ये दिया हुआ है दूसरी कविता इसकी, बात सीधी थी पर। ठीक है, इसको भी हम पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि पाठ का सार। प्रस्तुत कविता में भाव के अनुरूप भाषा के महत्व पर बल दिया गया। मतलब भाव के अनुरूप जिस तरह का भाव हो उसी तरह की भाषा प्रयोग में लानी चाहिए, ऐसा इस कविता में कहा गया है। कवि कहते हैं कि एक बार वह सरल सीधे कथ्य की
अभिव्यक्ति में भी भाषा के चक्कर में ऐसा फंस गया कि उसने कथ्य ही बदला लगता है। मतलब कि अगर हम किसी भी कविता भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो वहाँ पर बहुत बुरी तरीके से फंस सकते हैं, और अगर हम कुछ गलत बात बोल देते हैं तो उसका मतलब ही बदल जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि जो भाव है उसके अनुरूप ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जिस प्रकार जोर ज़बरदस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है, मतलब कि जिस तरह हम जोर ज़बरदस्ती करके कील को जब दीवार में ठोकते हैं तो कील की चूड़ी मर जाती है, मतलब कि कील की जो नोक होती है या तो वो ख़राब हो जाती है या फिर कील टेढ़ी हो जाती है, या फिर उसमें जो चूड़ियाँ बनी होती है, आपने चूड़ी वाली कील भी देखी होगी, वो चूड़ियाँ भी घिसने लग जाती हैं और तब चूड़ीदार कील को चूड़ी विहीन कील की तरह ठोकना पड़ता है। उसके बाद क्या करते हैं, चूड़ीदार जो उसकी चूड़ी थी जब वो ख़राब हो गई है तो उस कील को बिना चूड़ी वाली कील की तरह ठोकना पड़ता है। उसी प्रकार कथ्य के अनुकूल भाषा के अभाव में, मतलब कि जो हमने कहा है उसी के अनुकूल अगर हम भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं तो प्रभावहीन भाषा में भाषा को व्यक्त किया जाता है। मतलब कि हमें जब बोलते हैं हम तो भाषा के हमारा जो भाव है उसी के अनुरूप हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आगे दिया हुआ है कि अंत में भाव ने एक शरारती बच्चे के समान कवि से पूछा कि तूने क्या अभी तक भाषा का स्वाभाविक प्रयोग नहीं सीखा। मतलब भाव ने, जो भाव है उसने एक शरारती बच्चे की तरह कवि से पूछता है कि तूने अभी तक भाषा का प्रयोग नहीं सीखा है क्या। इस कविता में भाषा की संप्रेषण शक्ति का महत्व दर्शाया गया। इस कविता में बताया गया है कि अगर हम भाषा का सही प्रयोग करते हैं, जहाँ पे हमें जिस तरह की भाषा बोलनी है, जैसे कहीं पर अकड़ के बोलने की ज़रूरत है या कहीं पर नरम तरीके से बोलने की ज़रूरत है, कहीं पर गुस्सा करने की ज़रूरत है, कहीं प्यार करने की ज़रूरत है, तो हमें उसी तरह से वहाँ पर भाव और भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इस तरह से कवि कहते हैं कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस तरह के भाव देखो आप उसी तरह की भाषा का प्रयोग करो, नहीं तो आप खतरे में पड़ सकते हैं, वहीं पर फंस सकते हैं या फिर कुछ गलत भी हो सकता है, अनहोनी भी हो सकती है। आगे दिया हुआ है कि कृत्रिमता एवं भाषा की अनावश्यक पच्चीकारी से भाषा की पकड़ कमज़ोर हो जाती है। मतलब अगर हम भाषा का गलत तरीके से प्रयोग करते हैं तो आपकी भाषा के ऊपर पकड़ कमज़ोर पड़ जाएगी। शब्द अपनी अर्थवत्ता खो बैठता है। मतलब जो शब्द आपने बोला है उसका अर्थ खराब हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ। अगर मैं लिखूँ कि रुको मत मारो, ठीक है, रुको मत मतलब रुको मत मारो, तो ये होगा कि मतलब रुको मत मारते जाओ, ठीक है। तो अगर मैं दूसरा वाक्य वहीं पे लिखूं कि रुको मत मारो, तो ये होगा कि रुको मारो मत, ठीक है, मतलब मैं उसे मारने से बचा रही हूँ। तो इसी तरह कवि ने कहा है कि हमें भाव देकर ही भाषा का प्रयोग करना है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।